हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी का टाउन हॉल होता है जहां पे यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। कई चीज़ों पे बातें हुई, कई सवाल पूछे गए, कई जवाब आए और कुछ चीज़ें जो उन्होंने क्लैरिफाई की जिनको मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे, तो सो दैट कि कोई र्यूमर्स ना हो, किसी बात का किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहली बात, ऑप्शनल्स आर गोइंग टू स्टे। दूसरी बात, सीसैट जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तीसरी बात अगर हम करें तो एज एंड एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आने की संभावना है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही है, ये अंडर कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मान करके चलें कि जैसा अभी बना हुआ है यूपीएससी का सिस्टम, स्ट्रक्चर, सिलेबस, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं आए या शायद सवाल भी नहीं पूछे गए या लिए नहीं गए। जैसे सवाल है एक कि ऑप्शनल की जब हम बात करें तो कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, राइट। जैसे मैथ्स, समटाइम्स स्टूडेंट्स रीच टू दी मार्क्स ऑफ 350 360, जबकि हम ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट लें, या तो ज्योग्राफी हो जाए या सोशियोलॉजी हो जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, देन 300 मार्क्स इज अ वेरी रेयर थिंग, राइट। सो हाउ डू वी रीच पैरिटी इन सच सब्जेक्ट्स। हालांकि उन्होंने मॉडरेशन की बात की है, लेकिन वो मॉडरेशन कैसे होता है, क्या फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर मॉडरेशन हो रहा है तो इतने ज़्यादा मार्क्स मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में क्यों आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट में मैक्सिमम या हाईएस्ट मार्क्स 280 290 क्यों रह जाता है। ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि क्या यूपीएससी में रीजनल बैलेंसिंग भी की जाती है, कि हर एक प्रांत को, हर एक स्टेट को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो यूपीएससी के अंदर। इस पे भी कोई जवाब नहीं है, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं बताया गया है। शायद होता हो, शायद ना होता हो। तीसरी बात है कि क्या यूपीएससी इतनी ओपेक बॉडी क्यों है, क्यों वो आंसर शीट शेयर नहीं करती अपने एस्पिरेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ। ऐसा क्या छुपा रही है, जबकि स्टेट पीसीएस करती हैं, राइट। इफ यू फाइल दी आरटीआई, या आप उसमें उसके पोर्टल में जाकर फाइल करेंगे एक चीज कंप्लेंट, then number of state PCS shares even the written answer copies of students. Then what is the problem with UPSC? Why is it so opaque? What is it hiding? Someone may ask. So these are the questions that remain to be solved, that remain to be answered by UPSC. But it's a good start कि एक जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो जनता के सामने आ रही है, उससे कॉन्वर्सेशन कर रही है, बातें कर रही हैं, विच इज़ अ वी कैन से अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कई बातें की उन्होंने, ये भी बताया कि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, बट इट इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन बाय सेलेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स। यानी कि सिविल सर्वेंट्स play a very key role. UPSC understands it, and through civil servants, through bureaucrats, it is shaping the new India, है ना। तो जो हमें शेप कर रहा है, जो न्यू इंडिया को शेप कर रहा है, उसका भी तो एक क्रिटिकल असेसमेंट जरूरी है। आर द कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू यूपीएससी आर फिट इनफ फॉर दिस 21st century reality? Is the kind of exam the UPSC conducts, the kind of papers it conducts, right, is it appropriate to the context, to the world in which we are living? We are living in a digital world, we are living in an era of AI. क्या उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के सवाल, घिसे पिटे कभी कभी सवाल आ जाते हैं जो, राइट, उस तरीके के क्वेश्चंस का कोई औचित्य है, कोई रेलेवेंस है? ये सारे सवाल हैं जो अभी भी यूपीएससी को एड्रेस करना है। होपफुली इट विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट लेट्स कम बैक टू दी today's India and the future of India. So if from UPSC perspective, if we have to understand how the future of India is going to shape up, उसके लिए civil servants की present reality and the future civil servants, they both have to be critically assessed. कई बार जब हम सुनने में आता है कि भारत इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, राइट, सो अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म हैपेंस with regard to the bureaucracy or the civil servants. आए दिनों
ये हम अखबार में पढ़ते रहते हैं या न्यूज़ में देखते रहते हैं कि सो मेनी पीपल आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, रेट टेपिज्म हो गया, इनएफिशिएंसीज हो गई, ऑल ऑफ दैट, और सबका ठिकरा कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट, सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा ऑफिसर्स पे ही फोड़ा जाता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि it is the IAS officers or the civil servants in general who have missed the opportunity, right, for India to become a leading country, or India to become a developed nation. तो जब हम ये बातें करते हैं, then we also have to talk about the constraints that they face, right, while executing the plans. सिर्फ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं कर सकते, हम रोड ब्लॉक्स की भी बात करनी पड़ेगी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस वेरी कॉन्टेक्स्ट, एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मनीष गर्ग, स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उन्होंने एक पेपर लिखा, ट्रांसफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी, जहां पे उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया है. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द सोशियोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो बताते हैं कि जिस तरीके से फैमिली में हर एक इंसान का रोल डिफाइंड है, जैसे फादर हैं, सो सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजंस, लेट्स से बाइंग अ कार और अ स्मार्ट टीवी इज जनरली टेकन बाय द फादर, या फिर मदर हैं, डिनर प्लान्स हो गया, या फिर हाउस होल्ड और डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंसेस, स्मॉल फाइनेंसेस के प्लान्स जो मदर लेती हैं, उनका रोल डिफाइंड है. उसी तरीके से बच्चों का अपना रोल डिफाइंड है. एंड how Indian family as a unit is a very efficient system, right? इसी का एक sociological analogy वो draw करते हैं और कहते हैं this is what is lacking in Indian bureaucracy और Indian administrative services. Role confusion है, role clearly defined नहीं है. जब role confusion है, right, तो उस केस में cognitive dissonance होना, inefficiencies होना बहुत लाजमी हो जाता है, बहुत कॉमन हो जाता है. एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर फेसिंग. सेकेंडली, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां वो बात करते हैं कि किस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर, लेट्स से कि आर सफरिंग थ्रू और गोइंग थ्रू बाउंडेड रैशनैलिटी. बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है? जहां पे उनकी मानसिकता या सोचने की क्षमता एक स्तर पर आकर रुक जाती है. किस तरीके से? वो इस तरीके से दैट एडमिनिस्ट्रेटर्स जनरली डू नॉट गो फॉर द मोस्ट ऑप्टिमल और द बेस्ट डिसीजन, रादर दे चूज गुड इनफ ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस. यानी वो कभी भी बेस्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसी में से जो गुड इनफ लगता है उनको ठीक ठाक उसी को चूज करते हैं. दिस इज द साइकोलॉजिकल मेंटालिटी और द साइकी ऑफ Indian administrators, and this is one reason what is holding India back from succeeding in ways that India hasn't yet. इन सभी बातों पर चर्चा करने के बाद मिशन कर्मयोगी की बात होती है, राइट? मिशन कर्मयोगी है हमारे पास, जिसमें the government's focus is now to shift from rules based to role based order. हर एक एडमिनिस्ट्रेटर, हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो भी पोजीशन है, उनके अपने रोल्स डिफाइंड होंगे और उन रोल्स के टास्क को कंप्लीट करना है. इट इज मोर अबाउट बूस्टिंग द कॉम्पिटेंसीज, इट इज अबाउट डोमेन एक्सपर्टीज दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स. दैट इज स्पेशलाइजेशन नाउ दैट गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू. और ये स्पेशलाइजेशन का डिबेट कोई नया तो है नहीं. जब गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री की बात स्टार्ट की, वहां पे भी एक आर्ग्यूमेंट ये उठा कि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर स्पेशलाइजेशन. तो ऐसी दुनिया में क्या जो जनरलिस्ट सर्विस है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट आईएएस, जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर दे फिट इनफ टू लीड द कंट्री टुवर्ड्स मोर एंड मोर सक्सेस? सो द क्वेश्चन इज, आर जनरलिस्ट्स गुड इनफ इन अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड? राइट. इसी बात पे मुझे एक किताब याद है, ये बेस्ट सेलर है, वेरी थॉरली एम्पेरिकली रिसर्च्ड बुक कॉल्ड रेंज, और उसका जो सब टाइटल है वो ये है, हाउ जनरलिस्ट्स ट्रायम्फ इन अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड. किस तरीके से जनरलिस्ट जो हैं वो एक स्पेशलाइजेशन होती हुई दुनिया में ट्रायम्फ करते हैं, विक्ट्री लेते हैं, जीतते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं. सो डेविड एप्स्टेन, द ऑथर ऑफ द बुक, ही मेक्स अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट. वो बोलते हैं कि
दुनिया में जनरली ब्रॉडली दो तरीके के कंडीशंस होते हैं, एक होता है काइंड एनवायरनमेंट, एक होता है विकेड एनवायरनमेंट। काइंड एनवायरनमेंट्स आर दोज एनवायरनमेंट्स वेयर द रूल्स ऑफ द गेम आर फिक्स्ड। जो सिचुएशन है वो काफी सर्टेन होता है, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि आप बचपन में जो हम लोग कंचे खेल रहे होते हैं, राइट, उसमें हमें एक कंचा लेना हो और सबसे ज्यादा कंचे को हिट करना होता है, राइट। वहीं दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि एक विकेड एनवायरनमेंट होता है। विकेड एनवायरनमेंट क्या होता है? जहां अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटीज होती हैं, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो रहा हो। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें, सो द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट दे वर्क इन, फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट टू डिजास्टर मैनेजमेंट टू riot control, it is kind of wicked environment, right? Very complex, very complicated, very uncertain, full of instability, unpredictable. His research shows कि early specialization works only in the kind environment, यानी जहां पे rules of the game fixed हैं, जहां पे certainty है। लेकिन जब हम wicked environment में आते हैं, unpredictable situations में आते हैं, uncertain situations में आते हैं, it is the generalists who generally succeed, right? Why? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस करते हैं, knowledge from various sectors are required to understand a situation in a more holistic and comprehensive manner. जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में गेन किए हैं, जो भी उनकी लर्निंग्स हैं, उन सब का यूज करके फिर एक मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन को चूज करना, that can only be done by a generalist who has a broader view, who has a bird's eye view over the situation, rather than a mere specialist who has rather a worm's eye view or a very narrow tunnel vision to look into the things. Yes, specialists come with specialization, with depth, but breadth is also required in solving a situation which is very complicated. हालांकि he also makes an argument that it is only the early specialization, but over the time, generalists must also start moving towards specialization into a particular field. That is how leaders are made. That is how success is created. So that is the argument, one of the arguments for the generalist administrators for IAS. However, through schemes like Mission Karma Yogi, there is an attempt to slowly and gradually move towards domain expertise, which is very necessary, which is necessary for the success of the civil service and the civil servants and India itself. Now, talking about success, right? Success of civil servants or civil services. तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं, we always tend to draw comparison from the डेवलप्ड कंट्रीज, चाहे वो सिंगापुर की हाईली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हाईली ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन हो। बट हैव यू एवर थॉट दैट इज इट द राइट वे ऑफ कंपेयरिंग? आर वी नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स विथ ऑरेंजेस? कहाँ डेवलप्ड वर्ल्ड हु गॉट इंडिपेंडेंस और हु आर फ्री फॉर सो लॉन्ग, राइट, या फिर जहां पे हेट्रोजेनिटी इतनी कम है, जहां पे रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश्ड हैं, जहां पे डाइवर्सिटी कम है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव इंडिया विच इज सो डाइवर्स, विच इज सो हेट्रोजीनियस, विच हैज अ हिस्ट्री, अ colonial history. So why not compare India's story of civil service with those who started this journey together? Let us go back to ICS, Indian Civil Service, right? उसी को इनहेरिट किया आईएएस ने, राइट? उसी से निकला पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान पीएएस से निकल के आया बांग्लादेश सिविल सर्विस. सो ऑल दीज थ्री, if we take together, are nothing but children or offspring of ICS. So let us try to understand how the administrators in these three countries have fared. इंडिया का आपको पता ही है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसको क्लियर करके विद वेरी हाई रैंक यू कैन गेट इनटू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. वहां पे कुछ साल सर्व करके यू गेट इनटू द पोजीशन ऑफ डीएम, व्हिच इज द मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्ट in India, also called the face of the state.
वहाँ पे डीएम जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर, autonomy, authority exercise करते हैं. They undertake different kinds of programs, plannings, and all of that. Magisterial power, which has now been limited, but still exists to some degree. Policing power is also limited, headed by a superintendent of police, but general coordination, section 144 of CRPC, or general law and order is still under a DM, right? Apart from the revenue collection and revenue services, all of that comes under the DM. वहीं जब हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें तो इट ऑल्सो स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन इन अ सिमिलर फैशन एज IAS. However, over the years, its power, its autonomy, its functionality has been curtailed. कैसे? Frequent military coups, military rule ने entrench कर दिया military players को even in the civil services. तो civil service के powers कम हुए हैं relatively, very much as compared to that of military officers. So even the military officers at times are now involved in civil administration in many of the provinces. Secondly, जब मुशर्रफ आए तो 2001 में devolution of power होकर आया, जहां पे डिस्ट्रिक्ट निजाम का पोस्ट क्रिएट किया गया. डिस्ट्रिक्ट निजाम मतलब जैसे मेयर होता है किसी सिटी का, तो कई सारे पावर्स जो हैं डीएम डीसी से लेकर के उस मेयर पोजीशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट निजाम को दे दिए गए, और आज भी वो हम बोल सकते हैं कई हद तक उसमें वो पावर्स उन्हीं के पास हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि वहां का जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनके पास उतने पावर्स है नहीं. दूसरा, पॉलिटिकल पैट्रोनेज इज वेरी मच एंट्रेंच्ड इन पाकिस्तान. मिलिट्री इंटरफेरेंस इज ऑल्सो देयर. सो मोर और लेस हम देखा जाए तो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर much less powerful as compared to the DMs or the administrators of India, although having the similar history, similar trajectory. ठीक है. वहीं जब हम बात करते हैं बांग्लादेश सिविल सर्विस का, तो I must say that they are pretty much more powerful than that of the DMs on Indian districts. Why? Because ना सिर्फ revenue, ना सिर्फ district के civil administration, but also to a large extent police administration is also under them, right? Secondly, it is still under no military control. It is free and fair, as is Indian bureaucracy. तो वहाँ पे एक हमें जो है एनालॉजी मिल जाती है. दूसरा, तीसरी बात अगर हम करें तो काफ़ी हद तक जो है बांग्लादेश सिविल सर्वेंट्स वो पार्टी लाइंस में डिवाइडेड ज़रूर हैं, लेकिन the kind of powers that they exercise over even NGOs, over even the private sector is much more than that of their Indian counterparts, right? And that is how we can see how the power, autonomy, functionalities differ among the three. लेकिन एक चीज जहां पर इंडियन ब्यूरोक्रेसी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव सक्सीडेड इमेंसली इज दैट इंडिया में डेमोक्रेसी बनी रही है. हाँ, उसका पूरा श्रेय सिविल सर्वेंट्स को नहीं दिया जा सकता, लेकिन काफी हद तक हम ये मान सकते हैं which acts as the cornerstone of Indian governance, the Indian civil service, the IAS, IPS and other officers. They held the democracy intact. वहीं आप पाकिस्तान देख लीजिए या फिर आज का बांग्लादेश देख लीजिए, right? You will find that democracy is absolutely missing there. So yes, there have been certain successes, certain failures, but if we draw comparison in our own Indian subcontinent, Indian bureaucracy or Indian administrators, especially talking about IAS officers, they have fared well. They have kept what Vallabhbhai Patel said, steel frame intact. Yes, a lot of changes are required, a lot of changes are happening. And as we move to the successive decades of 21st century, ये important भी है, necessary भी है और inevitable भी है कि इसमें भी changes आएंगे. But we must be very appreciable of our civil servants, of our Indian administrators, that they have kept the democracy alive vis-a-vis other countries such as Pakistan and Bangladesh. So keeping all these into mind, then UPSC has to again reframe the kind of civil servants it wants for the 21st century. Dr. Ajay Kumar, the UPSC chairman, did talk about Gen Z. So how the Gen Z looks into the world, what kind of changes Gen Z wants. Gen Z किस तरीके का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहता है, किस तरीके के चेंजेस चाहता है, उनको मन मस्तिष्क में रखते हुए
उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी हैज़ टू अमेंड इटसेल्फ, हैज़ टू मेक सर्टेन चेंजेस दैट फिट्स रूल्स as well as role expertise into its framework. Thank you.